नमस्कार। आज मैं यूपी के गाज़ियाबाद में मौजूद हूँ। आज मैं ऐसे शख्स के पास बैठा हूँ जिनकी ईमानदारी की चर्चा हर गली, हर मोहल्ले में हो रही है। ये हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र राघव सर। बहुत-बहुत स्वागत है सर। जी, जी, जी। आप बीजेपी कब ज्वाइन किए? देखिए बीजेपी जो है जॉइन करने की अगर बात करें सक्रिय रूप से भाजपा में जब सम्मिलित हुए तो साल 2021 दिसंबर चुनाव नज़दीक था 2022 का। उसके मद्देनज़र पार्टी से तो बहुत समय से जुड़े थे, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में आए तो दिसंबर 2021 से। लखनऊ में मुख्यालय है पार्टी का, प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी उस समय डिप्टी सीएम थे और माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश रहे हैं, अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और झारखंड प्रदेश के प्रभारी भी हैं। तो और भी अन्य वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में और उनके समक्ष जो पहली लिस्ट जारी हुई थी, बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे अच्छे लीडर्स को चुनाव 2022 को मिशन बना करके आगे किया गया। और चूँकि मैं इससे पहले सामाजिक संगठन में मेरा मार्गदर्शन और मेरा कार्य रहा है, काफ़ी संगठन से जुड़ा हूँ, तो उनके मार्गदर्शन से ही आगे पार्टी में आदेश हुआ कि भाई अब आपको सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। तो आदेश के अनुसार ही मैंने पार्टी को ज्वाइन किया और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने बड़े स्तर से, इतने बड़े पदाधिकारियों के माध्यम से पार्टी में सम्मिलित कराया गया। ये मेरे लिए गौरवपूर्ण रहा और सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े मंच से, पार्टी मुख्यालय उत्तर प्रदेश से मुझे पार्टी में सम्मिलित किया गया। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ अपने वरिष्ठ नेताओं का, अपने गुरुजनों का, जिनके मार्गदर्शन में मैं आज भी अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर रहा हूँ और धरातल स्तर से जुड़ा हूँ। जो शिक्षाएं उन्होंने मुझे दी हैं धरातल से जुड़े रहने की, और कभी भी ऊंचे शिखर पर पहुंच कर के भी जो न गिरने वाली कला है वो यही है, मूल मंत्र यही है कि धरातल से जुड़े रहिए। तो इसी के साथ में मैं कार्य कर रहा हूँ और साल 2021 दिसंबर में मेरा पार्टी में सक्रिय रूप से सम्मिलित होना मेरे लिए बड़ा गौरवपूर्ण रहा। जी। आप एक ईमानदार नेता हैं और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी सवालों के जवाब ईमानदारी पूर्वक दें। पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या आपकी राय में क्या भारत में मीडिया अपनी आज़ादी खो रही है? देखिए मीडिया की अगर बात करें, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और मीडिया को दो रूपों में परिभाषित किया जा रहा है यहाँ पर। एक वास्तविक मीडिया है और एक मीडिया लॉबी है, जिस मीडिया उसको नाम मीडिया का, चोला मीडिया का पहनाया हुआ है, लेकिन वास्तव में वो मीडिया नहीं, वो मीडिया को षड्यंत्र के तरीके से, मतलब षड्यंत्र रच करके बदनाम करने का काम वो लोग करते हैं। तो आप उसी मीडिया की बात कर रहे हैं कि वास्तविक मीडिया की बात कर रहे हैं? अगर आप वास्तविक मीडिया की बात करें तो आज इतना संसाधन है, आज टेक्नोलॉजी है, आज बहुत सारी डिवाइसेज अवेलेबल हैं। आप पहले पीछे जाएंगे तो कुछ ही चंद लोगों के चैनल्स जो हैं, कुछ चंद लोगों के बड़े यूनिक लोगोज के साथ में उनके चैनल, उनके कार्यक्रम चलते थे और वो मोनोपोली चलाते थे। वो मोनोपोली बंद हो गई है, उसका ग्राफ नीचे आ गया है। आज वास्तव में जो मीडिया का जो रूप है, जो रियल मीडिया है, जिसको वास्तविकता दिखाना चाहिए, वो बहुत ऊपर है। उसको पूरी स्वतंत्रता है, वो देश की बात को, छोटी से छोटी चीज को दिखाते हैं और बताते हैं। और उसका उदाहरण आप जैसे पत्रकार भी हैं, आप स्वयं सोचिए कि क्या आपको कोई बाधा आती है किसी प्रकार की जब आप कार्य करते हैं? आप बड़े से बड़े लीडर को, आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन को, आप बड़े से बड़े व्यक्ति को जो सार्वजनिक तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है, उस सवाल को पूछने का अधिकार रखते हैं और ये अधिकार आपको संविधान देता है। सरकार इसमें कहाँ बाधा उत्पन्न करती है? सरकार तो आपको उल्टा सहूलियत पैदा करती है, आपको सुरक्षा प्रदान करती है। आपका आप लोग है वो एक चौथा पिलर हैं भारत की व्यवस्था का। भारत के संविधान को सुचारू रूप से, लोकतांत्रिक रूप से
पोषित करने के लिए, उसको आगे व्यवस्थित रखने के लिए आप लोगों की जो भूमिका है, जो मीडिया की भूमिका है, वो स्वतंत्र होनी ही चाहिए, और स्वतंत्र है वो भारत में। चीन से आबादी के मामले में भारत आगे निकल चुका है। मोदी जी मुसलमानों की बात करते हैं, उन्हें ज़्यादा बच्चे वाले कहते हैं। क्या जब वो 2024 में उनकी सरकार बनेगी तो क्या मुसलमानों पर कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे? देखिए, ये एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि जिस व्यक्ति को आप सामने से नहीं हरा सकते, उस व्यक्ति के खिलाफ, उस विचारधारा के खिलाफ आप नैरेटिव सेट कर देते हैं। पहला नंबर तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है जहां ज्यादा बच्चों वाले की परिभाषा मुसलमान से परिभाषित की जाए। मुसलमान शब्द का नाम जोड़ देना, क्या अन्य समुदायों के पास ज्यादा बच्चे नहीं हैं? सभी के पास हो सकते हैं, किसी के पास भी हो सकते हैं ज्यादा बच्चे, लेकिन इस चीज को टारगेट करना कि मुसलमान का नाम देना या मुसलमान के नाम के साथ जोड़ देना, ये सोची समझी लोगों की जो है रणनीति है। वे लोग चाहते हैं एक कोर वोटर बैंक को जो है अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। आज देश का मुसलमान, आज भारत का मुसलमान बीजेपी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ कंधे से कंधा मिला करके विकास की विचारधारा में, विकास की भव्य धारा में आगे बढ़ रहा है। ये बात इनको हजम नहीं हो रही है, तो इसलिए ये लोग जो है उनका पर्यायवाची शब्द बना करके, कुछ अन्य शब्दों को जोड़ करके किसी ना किसी तरह के इस तरह के नैरेटिव जो है सेट करते हैं। बात अगर चीन की करें तो आप पूछिए ना कि वो कौन सा परिवार है, आप ऐसे पूछिए वो कौन सा परिवार है जिसने चीन के साथ समझौता किया। चीन के कौन से समझौते में कितनी जमीन भारत की आज भी चीन के पास है? कैलाश मानसरोवर हो या वो एरिया जो चीन बॉर्डर्स पे लगता है, वो कैसे भारत के कब्जे से चला गया, क्यों छोड़ दिया गया? क्या भारत इतना कमजोर रहा? आज भी वही भारत है, वही व्यवस्था है, वही सब चीजें हैं। आज आप जमीन तो लेने की बात छोड़िए, आज तो उन लोगों के पास खाने के लिए आटा तक नहीं है जो भारत में बम फोड़ते थे। तो ये व्यवस्था है, ये इस व्यवस्था से चरमराए हुए लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये बौखलाए हुए लोग हैं। चुनाव के माहौल बिगाड़ने के लिए, देश का माहौल खराब करने के लिए इस तरीके की ये नैरेटिव सेट करते हैं, और ये ज्यादा दिन चलने वाले नैरेटिव नहीं है। 4 जून को रिजल्ट आएगा, आप सब देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 400 पार सीटें जब आएंगी तो सबके समक्ष होंगी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी मंगलसूत्र पर बोलते हैं, मणिपुर पर नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपको बता देता हूं, मंगलसूत्र हो, मणिपुर हो या संदेश खाली हो, बहुत विषय ऐसे हैं कि जिन पर ना व्यवस्था के हिसाब से ही कार्य होता है। अगर किसी स्टेट में कोई घटना घटित होती है, किसी छोटी घटना है, बड़ी घटना है, वो मैटर नहीं करती है। वे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हर विषय पे बोलेंगे, हर विषय पे जहां उनको जरूरी होगा वहां बोलेंगे। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की एज को देखिए, आप उनके वर्क को देखिए। मैं कहता हूं, क्या लोग शहजादे में विकल्प ढूंढते हैं? कोई भी शहजादा जो आज भारत का पीएम बनने का ख्वाब देख रहा है, सपना देख रहा है, क्या वे कंपेयर कर पाएंगे? क्या उनकी क्षमता के अनुसार कार्य उनके बराबर तो छोड़िए, आधा भी कर पाएंगे? तो ये चीजें जो हैं, आप मणिपुर बोलते हैं, मैं संदेश खाली बोलूंगा, मैं अन्य राज्यों की हिंसाओं के नाम गिना दूंगा, ये कोई सवाल का जवाब नहीं हुआ। सवाल का जवाब होता है कि जहां जिस चीज से कार्य होता होगा उसी को भेजा जाएगा ना, उसी से होगा ना, जहां की व्यवस्था। अब आप मान लीजिए जिलाधिकारी बिठाया है, अगर जिलाधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो भी व्यवस्था के अनुसार, जिस स्टेट में जो व्यवस्था लागू है उसके अनुसार अगर किसी अधिकारी को बिठाया है तो उसकी भी ड्यूटी कुछ होती है कि नहीं होती है? या हर राज्य में हर छोटी से छोटी चीज के लिए आप बोलेंगे प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पर नहीं बोला, प्रधानमंत्री जी ने उस विषय पर नहीं बोला। अरे भैया, ये भारत देश है, ये लोकतांत्रिक देश है। क्या एक व्यक्ति को आप मतलब इतना नीचे गिर करके, आप इतनी छोटी सोच रख करके उनको उछालने का काम कर रहे हैं कि इस विषय पर नहीं बोलते, उस विषय पर नहीं बोलते? जो विषय जरूरी हैं, जिन विषयों पर जो जिसकी जरूरत है उस व्यक्ति को वहां पहुंचना जरूरी है। तो
आप देखिए इस तरह की घटनाएं पहले भी होती थी। ये लोकतांत्रिक प्रणाली के हिसाब से, जो संविधान के हिसाब से चीजें चलती हैं, उनमें कितना परिवर्तन आया है। कोई भारतीय जनता पार्टी ने अलग से कानून नहीं बना लिया है अपना कि हम देश को उसके हिसाब से चला रहे हैं। देश उसी संविधान से चल रहा है। बस इतना है कि जो जनता इनके बहकावे में पहले चलती थी, आज वो बहकावे से दूर हो गई है। आज देश का वोटर जागरूक हो गया है। आज युवा वोटर इनकी बात नहीं सुनता है। आज वो भाजपा के साथ है, आज वो मोदी जी के साथ है। तो ये चीजें इनको हजम नहीं हो रही हैं। असली कारण ये है, मणिपुर मंगलसूत्र मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो इनका इलेक्शन 2024 है, जिसको खराब करने का काम, जिसको पूरे देश में माहौल खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और ये सारे चोर चोर मिलकर के जो है पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता इस बात को जानती है। जनता को पता है कि कौन क्या है, कैसे है। इनके कार्यकाल को जनता जानती है। जनता ने मोदी जी का कार्यकाल भी देखा है। जनता ने उन योजनाओं का लाभ भी लिया है। जनता जानती है कि राशन की योजना में उनको क्या लाभ मिला है, मकान की योजना में उनको क्या लाभ मिला है, आपके आयुष्मान कार्ड की योजना में उनको चिकित्सीय लाभ कितना मिला है, उनको उज्ज्वला योजना से क्या लाभ मिला है, उनको कितनी सारी योजनाएं हैं जिनसे लाभ उनको मिल रहा है। आज इंटरनेट की फाइबर जो है गांव-गांव बिछाई जा रही है। आज जल संसाधन जो है जुटाए जा रहे हैं। जब पानी खराब है उसके लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। आज सड़क बिजली जो है गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है। तो ये मुद्दे कहीं ठहरते नहीं है इस तरह के। ये कोई विषय नहीं है। आए दिन कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये जो सवाल आपने पूछा है पेपर लीक वाला, मैं चाहूंगा इसमें आपने, मेरे हिसाब से आपका सवाल अधूरा है। पेपर लीक की जो घटनाएं जिन राज्यों में सामने आ रही हैं, वो उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। आप उठा के देखिए झारखंड को, आप उठा करके देखिए राजस्थान को, आप उठा करके देखिए बिहार को। ये इन्होंने कार्य ही ऐसे किए हैं। जो सरकारें रही हैं उस कार्यकाल में या जो हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश को लूटना, अपनी जेबें भरना, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना, यही उनका कार्य रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बनी, राजस्थान में बनी, तुरंत इस पर जांच बिठाई गई है, कमेटी बनाई गई है, जांच बड़े स्तर से हो रही है। और आप लोगों के सूत्रों के और मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि जांच में तो जो है साहब के शहजादे का भी नाम है, सीएम साहब के शहजादे का भी नाम है, किन किन के नाम है पता नहीं क्या क्या, हमें तो मीडिया से पता चलता है। तो दूध का दूध पानी का पानी करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये एक ऐसा विषय है, देखिए मैं आप सभी को मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, अपने युवा मित्रों को, अपने जो है स्टूडेंट्स को, जितने भी मेरे छात्र बंधु हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, युवा हैं, आप एक बात समझ लीजिएगा, आपके भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा भारतीय जनता पार्टी, उसको बिल्कुल भी बख्शने वाली नहीं है। आप निश्चिंत रहिएगा, जितना भी पेपर लीक का मामला है, कोई भी इसमें कोताही नहीं बरती जाएगी। जांच इसमें होगी। आप सरकार बनने दीजिएगा। 2024 की सरकार जब केंद्र में बनेगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। ये पेपर लीक का मामला पूरी तरह उजागर किया जाएगा और सार्वजनिक किया जाएगा। क्या योगी जी भारत के अगले प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए, ये विषय जो है, ये जो सवाल है ना आपका, ये सवाल मेरे से संबंधित, मैं नहीं समझता इस सवाल को, क्योंकि ये मेरी पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स और मेरी पार्टी के जो चयनित कमेटी है, जो गठन करती है इन सब चीजों का, ये उनका विषय है। क्योंकि पार्टी एक अनुशासन पर चलती है और अनुशासन जो है वही पार्टी को जोड़ करके रखने की एक व्यवस्था है, जहां हर कार्यकर्ता को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हर पदाधिकारी अपने कार्यकर्ता को उतना ही सम्मान देता है जितना कि एक व्यक्ति को अनुशासन में रहते हुए देना चाहिए। तो यहाँ सम्मान पूर्वक जो है सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं को प्राथमिकता दी जाती है। और ये जो विषय है कि कौन अगले प्रधानमंत्री के लिए योग्य हैं या कौन अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, ये पार्टी का विषय है। ये हमारे वरिष्ठ लीडर्स का जो है, हमारे वरिष्ठ नेताओं का विषय है। पार्टी जिसको भी उचित समझती है, जिसको योग्य समझती है, क्योंकि यहाँ
ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि उसी परिवार का अध्यक्ष है, उसी परिवार का प्रधानमंत्री बन जाता है, रिमोट कंट्रोल के प्रधानमंत्री को लेकर के आते हैं। 10 साल जो है गूंगी सरकार चलती है, मौन सरकार चलती है। तो मौनी सरकार नहीं है यहाँ, गूंगी सरकार नहीं है यहाँ, अध्यक्ष पार्टी का नहीं है, किसी का परिवारवाद नहीं थोपा गया है यहाँ पर। यहाँ एकदम योग्यता के अनुसार जो है, जो योग्यवान लोग हैं, जो योग्यवान नेतागण हैं, उन्हीं को आगे किया जाता है। और ये जनता तय करती है, जनता का मूड तय करता है। पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स भी जो आकलन निकालते हैं, वे अपने उन्हीं आधार पर जो है चीजें चलती हैं। कोई अपने मन से या कोई अपनी मनगढ़ंत चीजें किसी के ऊपर नहीं थोपता है। ये पार्टी की शोभा है, यही पार्टी का हम लोगों के लिए गौरव भी है। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी है भारत की, और संगठित है, व्यवस्थित है। बड़ी पार्टी होना बड़ी बात नहीं है। किसी समय कांग्रेस भी बड़ी पार्टी थी, किसी समय, क्योंकि जब आजादी नहीं मिली थी तो कांग्रेस एक दल था, एक आंदोलन लड़ने वाला एक जो संगठन था। अब उसी संगठन को रद्द करने का प्रस्ताव भी था। कौन थे वो परिवार के लोग जिन्होंने जो है उसको रद्द नहीं किया, उसको कंटिन्यू पार्टी में कन्वर्ट कर दिया, जबकि दस्तावेज हैं कि इसको जो है आंदोलन पूरा होने के बाद, आजादी मिलने के बाद इसको जो है खत्म कर दिया जाएगा, इसको हम लोग जो है समाप्त करेंगे। लेकिन उन्होंने लालचवश सत्ता का भोग भोगने के लिए उसको समाप्त नहीं किया। कांग्रेस जो संगठन था, जो दल था आजादी से पहले का, उसी को उन्होंने पार्टी में कन्वर्ट कराया, क्योंकि भोली वाली जनता को मूर्ख बनाने का क्षण जो है, मौका, वो गंवाना नहीं चाहते थे। तो बड़ी पार्टी होना अलग बात है, व्यवस्थित होकर के चलना, अनुशासन, सबको साथ, सबका विकास लेकर के चलना, हर जाति हर वर्ग का ध्यान रखना, किसी एक को ज्यादा देना, दूसरे से मुंह फेर लेना, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं है। यहाँ सबके लिए बराबर है, समानता है। कौन पीएम, किसके लिए क्या मिलेगा, क्या बनेगा, वो वरिष्ठ जिनके लिए जो योग्यवान लोग हैं उनका कार्य है, और उनके जो आदेश है उसका पालन करना हम कार्यकर्ताओं का परम धर्म है। जी। कोविशील्ड का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि ये मोदी सरकार की गड़बड़ियां हैं, इन्होंने उन कंपनियों से चंदा लिया है। इस पर आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, विपक्षी पार्टियों का आरोप बहुत अच्छी बात है। मैं तो पूछना चाहता हूं कितने लोग, मुझे हालांकि पूछना नहीं चाहिए, लेकिन जब इस तरह का बिल्कुल अमर्यादित आरोप, अमर्यादित बयान लोग देते हैं ना, तो मैं जल्दी से अपना जो बैलेंस है वो उसको बैलेंस रखने का जो है प्रयास करता हूँ, खोता नहीं हूँ। लेकिन इस तरह के जो अमर्यादित सवाल सामने आते हैं कि ये आरोप है कोविशील्ड का, मैं पूछना चाहता हूँ कितनी जो मौत हुई हैं विपक्ष के लोगों की जिन्होंने कोविशील्ड लगाई है, उसका डाटा आप निकाल लीजिएगा। कौन सा बड़ा लीडर है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया? पहले बोलते रहे मोदी वैक्सीन, मोदी वैक्सीन, बाद में उसी मोदी वैक्सीन से उनकी जान बची। क्यों लगवाया उन्होंने फिर? और अगर लगवाया, अगर वैक्सीन में प्रॉब्लम है, वैक्सीन का रिजल्ट खराब है, तो वे जीवित कैसे हैं अभी तक भी? वे बयान कैसे दे पा रहे हैं इस चीज का? दूसरा देखिए, खैर ये विषय अब वो उसका रहा, मैं आपको समझा देता हूं। किसी भी मेडिसिन को जब लाया जाता है, तत्काल किसी चीज की आवश्यकता होती है ना, जब मौत सामने होती है। कोरोना को भी लोगों ने तो झूठा बोला, कि कोरोना को भी लोगों ने बोला कि ये मनगढ़ंत है। जब कोविड टाइम में मौतें लगातार हो रही थीं, कोविशील्ड को तैयार कराया गया और इसको बनाया करके टेस्ट किया गया, पूरा फुल प्रूफ टेस्ट होने के बाद में इसको लोगों को इंजेक्ट किया गया। क्या उसके बाद में मौतें रुकी कि नहीं रुकी? इस आंकड़े पे तो कोई नहीं बोलता है। क्या भारत की आबादी आधी हो गई? तब तो उनके हिसाब से जब इसी से मौत हो रही है, तो फिर तो नई बीमारियों का जन्म भी इसके बाद हुआ होगा। क्या पहले हार्ट अटैक नहीं होते थे, ब्रेन हेमरेज नहीं होते थे, क्या चीज नहीं होती थी? उस बॉडी के पैरामीटर्स क्या हैं, उस पर कोई बात नहीं करेगा। देखिए, जिसके पैरामीटर्स अप एंड डाउन है, उसकी डेथ किसी पैरामीटर की वजह से हो जाती है, आप कोविशील्ड का नाम देते हैं। ये कोई रेयर केस किसी कंट्री में हुआ होगा, मुझे इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा कि मेडिसिन मेडिसिन है, उससे कितने लोगों की जान बची, उसका पॉजिटिव एंगल क्या है, वो लोगों को देखना चाहिए। जी। क्या बीजेपी ने युवाओं को रोजगार दिया है? यदि हाँ, तो रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी आखिर चुनाव
क्यों नहीं लड़ती है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी चुनाव लड़ रही है ना, कौन मना कर रहा है इस मुद्दे पर नहीं लड़ रही है। बीजेपी के पास में तो मुद्दा ही देश का है, एक भी मुद्दा देश से हट करके नहीं है। चाहे स्टार्टअप योजनाएं हो, चाहे महिलाओं के लिए समूह का रोजगार योजना हो, किसी भी प्रकार की योजना हो, रोजगार का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको बता देता हूं, कार्य करने का जो तरीका है ना, वो कोई सड़क छाप नहीं है, वो पूरा फुल प्रूफ प्लान के साथ काम होता है और प्रैक्टिकल काम होता है। ऐसा नहीं है कि योजनाएं बन गई, एसी में बैठ करके कागजों में योजनाएं आ गई, उसके बाद आधा इस परिवार की जेब में, आधा उस परिवार की जेब में, बचा हुआ लीडर्स की जेब में और बचा हुआ पब्लिक के पास कुछ नहीं। ये चीजें नहीं है। आज अगर विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, रोजगार को परिभाषित करने वाली पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी है। क्या देश भी वही है, जनता भी वही है? क्या चेंज हुआ है? विचारधारा परिवर्तित हुई है। सिर्फ पार्टी की विचारधारा परिवर्तित होने से अगर इतना विकास होता है, आप देखिए 10 साल पहले, इस कार्यकाल को हटा करके पीछे का आप आकलन कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा आंकड़े क्या थे भारत के। जो व्यक्ति 150 रुपए कमाता था मजदूर, उसका 150 रुपए लेने में ना उसको 1.5 महीने लग जाता था, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश को पता नहीं क्या क्या नाम लोग देते थे, उल्टा प्रदेश, क्रिमिनल प्रदेश, इस टाइप के, मतलब बहुत सारे लोग प्रथा में थे नाम। आज उत्तम प्रदेश के नाम से जो है उत्तर प्रदेश को परिभाषित किया जाता है। आज अगर किसी मजदूर का कोई मजदूरी रख ले, उसका 2 मिनट के अंदर सुनवाई होता है, 24 आवर्स जो है प्रशासन तैयार रहता है। तो ये परिवर्तन है। जो व्यक्ति 150 रुपए ले रहा था, आज उसकी आय 600 रुपए है। आज वो मजदूर 8 घंटे काम करता है, उसको पैसा तत्काल मिलता है। ये परिवर्तन है। परिवर्तन को जानने के लिए आप धरातल पर जाइए ना। आप ये छोड़ दीजिए क्या न्यूज में आ रहा है, क्या यूट्यूब पे चल रहा है, क्या मीम्स चल रहा है, ये तो चलवाया जा रहा है। ये चल नहीं रहा है, ये चलवाया जा रहा है। बेरोजगार लोग तो इसी में लगे हैं सारे। अब इन बेरोजगारों को कोई कैसे रोजगार दे देगा, जिनको कार्य ही जो है उल्टा करना है, इनको दिन का रात दिखाना है, सच का झूठ दिखाना है। तो ये लोग तो वाकई में बेरोजगार हैं। ये तो किए हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगार किए हैं, जो इस टाइप के लोग हैं। और करने भी चाहिए। जिनको सही से काम करना है, आप उनके जानने के लिए उनकी बस्तियों में जाइए, आप धरातल पर जाइए। वे बताएंगे आपको कितने मकान उनको जो है योजना में मिले हैं, कितना उनको राशन योजना से मिल रहा है, कितना उनको जो है ये इलाज मुफ्त में मिल रहा है, कितने जेनरिक दवाइयां उनको प्रधानमंत्री के चिकित्सालय योजना से मिल रही हैं। वो बताएंगे आपको, योजनाएं गिनाएंगे। उज्ज्वला योजना से आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ सिलेंडर दिया है, तो कहाँ कहाँ बिजली पहुंचा है, कहाँ कहाँ सड़क पहुंचा है, कहाँ कहाँ पानी का ये टेस्ट होकर के TDS फेल था, वहां पानी की योजनाओं पर कार्य हो रहा है, कहाँ कहाँ फाइबर इंटरनेट पहुंच रहा है, कहाँ एक छोटे से गांव का बच्चा जो पड़ोस के गांव के व्यक्ति का नाम तक नहीं जानता था, वो आज अमेरिका की बात कर रहा है, आज वो अदर कंट्रीज की बात कर रहा है, आज वो भारत की राजनीति का हिस्सा बन रहा है। तो ये परिवर्तन है और यही असली लोकतंत्र का स्वरूप है। लोकतंत्र का मतलब है कि कोई भी आम व्यक्ति, कोई भी किसान का बच्चा जो हिम्मत रखता हो अपने समाज की, अपने क्षेत्र की, जनता की आवाज उठाने की, उनकी बात रखने की, उसको विकास की धारा में जोड़ने की हिम्मत रखता हो, वो आगे आए, जुड़े, और भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान स्वागत करेगी और उसको जो है जनता उसको आगे बढ़ाएगी और उसको जिस चीज के लिए वो काबिल होगा उस पर वो बैठ करके भी दिखाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक ही परिवार का अध्यक्ष रहेगा, उसी परिवार का प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल बनेगा, जो रिमोट कंट्रोल से बटन दबाया जाएगा वही डिस्प्ले होगा। तो बहुत बड़ा फर्क है। आज भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज की पार्टी है, वो जन जन की पार्टी है। एक बात का जवाब अब ईमानदारी से दीजिएगा जी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये ईमानदारी से जवाब देंगे, क्योंकि इसी रूप में जाने जाते हैं। क्या मोदी जी सच में वॉर रुकवा दी? देखिए, वॉर रुकवाना ऐसा होता है कि जब फॉरेन पॉलिसीज हैं, ये आप किसी भी चीज को
उसका पर्यायवाची शब्द जोड़ करके या कुछ अन्य शब्द से परिभाषित कर देते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि उसको एज इट इज मान लिया जाता है। लेकिन आपको मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, थोड़ा विस्तार में बताना चाहूँगा। G20 मीट आप सबने देखा। तेल का आप सभी जानते हैं कि तेल बाहर से आता है, फ्यूल, पेट्रोल डीजल बाहर से आता है, उस पर डिपेंड होते हैं। आप इस सरकार के पहले का आप रेट देखिएगा। जिस समय यूपीए की सरकार ने सरकार का दायित्व छूटा, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, छोड़ने का जो रेट था और आज का जो रेट है, आप मैक्सिमम 10% का इंक्रीमेंट देखेंगे। फ्यूल पर भी अगर देखें तो 10 साल तक उसको कैसे बैलेंस करके सरकार ने रखा है, इसके साथ साथ बैठे नहीं है, इसके साथ साथ टीम काम कर रही है उस पर कि किस प्रकार से हम विकल्प तैयार कर सकते हैं। तो आज जो विकल्प तैयार किए गए हैं, आज जो आप देख रहे हैं कि ये भारत के गली के नुक्कड़ के लीडर्स हैं, सड़क छाप लीडर्स की लाइन लगी होती है, ये आने वाले समय में इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। एक ऐसी लीडरशिप तैयार हो रही है जो ग्लोबलाइज है। G20 मीट उसका एक उदाहरण है, क्योंकि वर्ल्ड के पास लीडरशिप नहीं है। मोदी जी ने वर्ल्ड को लीडरशिप दे के दिखाया है, वर्ल्ड के सामने एक लीडरशिप का एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो आज कम से कम हम लोगों को ये समझना चाहिए, और आप सभी लोगों को भी मैं कहूंगा कि आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें हम लोगों की मदद करें। आप ये उदाहरण प्रस्तुत करें, लोगों को बताएं कि किस प्रकार से भारत के पास एक मजबूत नेतृत्व है, जिसको दुनिया देख रही है, जिसको दुनिया चाहती है कि ऐसा मजबूत नेतृत्व हमारी कंट्री को मिले, और ऐसा ही नेतृत्व वर्ल्ड को लीड करेगा। ये G20 मीट का उदाहरण है। आप विश्व युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं। विश्व युद्ध रुकना या रुकवाना ये कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय में। आज टेक्नोलॉजी का युग है, आज पॉलिसीज का युग है। किसकी नीति किसके साथ कैसे निर्धारित की जाती है, किसकी नीति पर किस तरह से कार्य हो रहा है, किससे आदान प्रदान हमारा किस प्रकार का है, ये सब चीजें इस पर निर्भर करती हैं। आज भारत के पास ऐसी मजबूत टीम है जो विदेश नीति पर कार्य कर रही है। माननीय जयशंकर जी आप देखते हैं, उदाहरण है। माननीय हमारे जनरल साहब, इतना युद्ध हुआ उस समय बहुत कंट्रीज ने, पाकिस्तान ने इवन अपने नागरिकों को छोड़ दिया, वहां युद्ध में मरने के लिए छोड़ दिया, भगवान भरोसे छोड़ दिया, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ बिना समय गंवाए, क्योंकि जो टीम होती है, आप देखते हैं ना किसी कंपनी में शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, टीम हर समय काम कर रही होती है। आपको लगता है कि मतलब ये सब चीजें इतना आसान है? एक घर का, एक परिवार का ना व्यवस्थित रूप से चलाने में ना एक व्यक्ति का कितना एनर्जी खर्च होता है वो व्यक्ति जानता है। ये कंट्री है, और वो भी इस टाइप की कंट्री मिली जब हमें हैंडओवर हुआ, जब सरकार बनी, तो व्यवस्था सारी जो है अस्त व्यस्त थी। आज अगर ये व्यवस्था देख करके विपक्ष ललचा रहा है, उसको दिख रहा है कि खजाना भरा है, सड़कें बन गई हैं, बिजली बन गई है, बहुत चीजें हो गई हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मलाई चाटने के लिए तो लोग आएंगे ही ना। अब लेकिन जनता ये मलाई चटवाने वाली नहीं है इन लोगों को, ये इनको दिमाग से निकाल देना चाहिए। और मैं कहता हूं कि लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि मजबूत विपक्ष होने का मीनिंग ये नहीं है कि आप हर सरकार के देश हित के फैसलों में भी आड़े आओ, हर देश हित के फैसले में भी आप विरोध करो। अरे आप देखिए ना, हमारी सरकार जब नहीं थी, हमारे विपक्ष में माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठते थे, कितने मुद्दों पर उन्होंने समर्थन किया इनकी सरकार को, जो देश हित में मुद्दे थे। ये लोग भी जानते हैं, इनके जो वरिष्ठ लीडर्स हैं वो जानते हैं इस बात को। तो ठीक है, आप कम से कम अब तो मत बरगलाइए। आज 2024 में आप लोग हैं, आज देश कहां से कहां पहुंच गया। आज हमारे देश का चंद्रयान चंद्रमा पे मतलब सुरक्षित लैंड किया है। तो आज तो कम से कम उछालने का घर में ही इस तरीके की बात मत कीजिएगा, और वो भी उस वैश्विक स्तर पर आप काम कर रहे हैं। तो ये कौन सा देश हित का काम हुआ? आप देश की इज्जत को उछालने का काम जो है वैश्विक स्तर पर करते हैं, ये कौन सा देश हित का काम हुआ? आप इंग्लैंड जाकर के भारत के मुद्दों की बात करते हैं, क्या इंग्लैंड हमारे मुद्दों को सुलझाएगा? क्या चीन आकर के हमारे मुद्दों को सुलझाएगा? तो ये समझने वाली बात है और कुछ नहीं है। भारत की जनता का मूड जो है पूरा मोदी जी के साथ है, और मोदी जी जो है वो एक विचारधारा है, और ये विचारधारा देश को चाहिए। इस विचारधारा की
नए भारत को, मजबूत भारत को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस तरह से बीजेपी किसानों की मदद कर रही है, मदद कर भी रही है या सिर्फ उनके प्रदर्शन को कुचलने का काम कर रही है, ये जानेंगे हम सत्येंद्र राघव सर से। देखिए, किसान जो वास्तविक किसान है भारत का, भारत जो है बाहुल्य कंट्री है, ग्रामीण बाहुल्य कंट्री है, और ग्राम्य गांव में आप देखते हैं कि किसान परिवार, किसान लोग ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा तादाद में रहते हैं। तो जो वास्तविक किसान है भारत का, वो खुशहाल है, क्योंकि उसको कोई लॉलीपॉप नहीं दिया गया है, उसको कोई मीठी गोली नहीं दी जा रही है पिछली सरकारों की तरह। आज उसको बराबर जो संसाधन हैं वो प्राप्त हैं, और तत्काल प्राप्त होते हैं, चाहे वो उसके खाद के, बीज के, टूल्स के जो उसके संसाधन हैं, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, और भी उपकरण, कृषि उपकरण, वो आसानी से मिलते हैं। ब्लॉक वाइज जो है इनकी व्यवस्था बनाई गई है, और पूरे कृषि विभाग को एजुकेटेड लोगों द्वारा दिशा निर्देश जो है उनके गाइडलाइंस में आगे बढ़ाया जा रहा है। पर्याप्त बिजली उनको पहुंच रही है, और किसान को भरपूर जो उसकी किसानी का जो फसल का जो मूल्य है वो भी समय पर प्राप्त हो रहा है। यहां आप ध्यान दीजिएगा, समय पर, क्योंकि इस बात को जो किसान है वे भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से फसल जो है किसान की इस वर्ष में ले ली जाती थी, अगले 3 वर्ष तक उसका मूल्य उसको प्राप्त होने में लगता था। तब तक उसका हर चीज उसकी नुकसान में चली जाती थी, क्योंकि किसान परिवार अपना बजट अपने हिसाब से लेके चलता है। उसको शादी विवाह भी करना है, उसको हर चीज का, खाद्य सामग्री का अपना अपना व्यवस्था हर कोई किसान अपने हिसाब से करता है। अब आज अगर उसकी फसल आएगी तो वही उसकी इनकम का सोर्स है। उन सरकारों में ये होता था कि फसल उसकी ले ली जाती थी और उसको पर्ची दे दी जाती थी। पर्ची से काम नहीं चलता, पर्ची से काम नहीं चलता, काम उसके मूल्य का भुगतान करने से चलता है, और वो मूल्य का भुगतान भारतीय जनता पार्टी समय पे करने के लिए प्रतिबद्ध है। बात रही बॉर्डर पे बैठने वाली, तो बॉर्डर पे बैठने वाले लोग थे, वो किसान नहीं थे। असली किसान खुशहाल था, असली किसान अपने खेत खलिहानों में काम कर रहा था। किसान व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वो 4 दिन भी अपनी किसी जरूरी रिश्तेदारी में जाके बिता सके, जहां उसका पहुंचना अनिवार्य है। वहां पर भी वो घर के किसी एक परिवार, अपने परिवार के एक सदस्य को भेजता है कि चलिए एक जो है कम से कम वहां अनिवार्य है पहुंचना, वहां पहुंच जाएगा, मेरे खेती का काम, मेरा खलिहान का काम खराब ना हो, इसलिए एक व्यक्ति को ही भेजूंगा, बाकी लोग इधर कार्य करेंगे। तो वो कैसे लोग थे जो बॉर्डर पर बैठे थे? वो किसान कैसे हुए? वो किसान नहीं थे, वो फंडिंग वाले वो लोग जो हैं, एक विचारधारा से प्रेरित होकर के एक अच्छी ईमानदार सरकार को घेरने का काम करने के षड्यंत्र से रचाई गई योजना थी, जिसका खुलासा जो है कई चैनलों पर हो गया है, और जांच भी एजेंसियों द्वारा चल रही है। कहाँ से फंडिंग इतना आ रही थी, कहाँ से आप देखिए उनकी जो कार्यशैली थी, क्या किसान की ये कार्यशैली होती है? इतने मॉडिफाइड ट्रैक्टर इतने कम समय में इतनी बड़ी तादाद में लेकर के आना, वो कौन सी कंपनी ने इतने मॉडिफाइड ट्रैक्टर बना दिए उनके लिए? तो ये सब जो चीजें हैं, एक एक झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो सत्य के आगे झुकेगा ही और पकड़ा जाएगा। तो इन लोगों ने जो है हमेशा झूठ को पालिश करके सच बनाने का काम किया है, और ये जो झूठ को सच बना, भारत में हेल्थ सेक्टर में कितना सुधार हुआ है ये जानने का हम प्रयास करते हैं सत्येंद्र राघव सर से। ये हमारे बीच मौजूद हैं। ये बीजेपी के सबसे ईमानदार नेताओं में से एक हैं, और इनसे हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अभी भी लोग, यहाँ तक कि नेता मंत्री भी बेहतर इलाज के लिए विदेशों में क्यों जाते हैं, वो व्यवस्था भारत में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हेल्थ इशू की अगर बात करें तो इसके लिए जो बेसिक बात है, हेल्थ इशू आज का इशू नहीं है, स्टार्टिंग से रहा है और जब तक जीवन है तब तक रहेगा। लेकिन हमारी सरकार ने जो काम किया है हेल्थ पर,
हेल्थ के अलावा सभी सेक्टर्स में काम हुआ है, सभी क्षेत्रों में काम हुआ है। हेल्थ खराब होने तक और हेल्थ, जब आप हेल्दी थे, स्वस्थ थे, आपके स्वस्थ होने से और सेहत खराब होने तक के बीच की जो प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे आपका खान पान, आपके रहने की, आपके सोने की व्यवस्था, आप कैसा खाना खा रहे हैं, कैसा पानी पी रहे हैं, आपको बिजली कितना मिल रहा है, आपके घर सड़क कैसी है जाने की, आप कितने घंटे काम करते हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं, कैसा काम आप करते हैं। ये सब चीजें कारक हैं, घटक हैं हमारी हेल्थ को इफेक्ट डालने के। तो हमारी सरकार ने इन सब विषयों को गंभीरता से लेते हुए इन पर काम किया है। जब आपको प्रॉपर तरीके से बिजली पहुंचेगी, आप ठीक से घर पे आराम कर पाएंगे, सो पाएंगे, आपका हेल्थ थोड़ा ठीक रहेगा, आपको पानी अच्छा मिलेगा पीने के लिए, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ अस्पतालों की व्यवस्था कर दी जाए और अस्पतालों में डॉक्टर्स ना हो, दवाइयां ना हो, लोग धक्के खाएं और मरीज के साथ जाने वाला व्यक्ति जो सुबह तक स्वस्थ था वो भी शाम को या 2 दिन बाद बीमार होकर लौट के आए। तो इस व्यवस्था को देने का काम हम लोग नहीं करते हैं। हमारी सरकार ने काम किया है इसके कारकों को ठीक करने पर। पानी का टीडीएस, हर ग्रामीण क्षेत्र का टीडीएस आप देखिएगा, आप जल संसाधन का आप देखिए, पूरा विभाग है। माननीय शेखावत साहब केंद्रीय मंत्री हैं उसमें, और उत्तर प्रदेश से अपने माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी हैं। तो प्रॉपर विभाग में प्रॉपर लोगों को, एजुकेटेड लोगों को और एलिजिबल जो लोग हैं, जो कैपेबल लोग हैं, उनके माध्यम से, मतलब योग्य लोगों के माध्यम से विभाग को मार्गदर्शित किया जा रहा है। पानी जहां व्यवस्था नहीं है वहां व्यवस्था बनाई जा रही है, लाइन डली है। अब ये इतना सारा जो कार्य है, देखिए एक दिन में तो कोई भी चीज ठीक नहीं हो जाती है, एक दिन में चीजें खराब तो हो सकती हैं। अब जब इतनी बड़ी समस्या है हेल्थ की, और हेल्थ जैसी समस्या छोटी कभी रही नहीं है, ना रहेगी, इतनी बड़ी समस्या के लिए समय भी बड़ा लगता है। आपको लगता है कि मतलब इन 9 सालों में कोई जादू की छड़ी तो है नहीं हमारे पास, या कहीं और से तो पैसा भी लगता है ना हर चीज में। कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि यही कंट्री थी, सब कुछ यही था, फिर भी बोलते थे माइनस में है, घाटे में है, कर्जा चढ़ रहा है, ये हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय कम थी, सब चीजें नुकसान में दिखाते थे। आज वैसा तो नहीं हो रहा है। हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है हमारे पास जितना है उसको हम सदुपयोग कर रहे हैं, देश हित में सदुपयोग कर रहे हैं। किसी की जेब भरने का कार्य मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी पैसे को लेकर के अपने परिवार को, 7 पीढ़ियों को नहीं पोसने का काम कर रहे हैं। लेकिन पिछली सरकारों ने ऐसा किया है। पूरे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली पे एक ही परिवार का कब्जा होना, उस कब्जे से मुक्त होने में ये 9 साल जो है कम है। आप हेल्थ इशू की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि जिसमें 60-65 साल जो है एक परिवार का कब्जा रहा हो, आपकी संपत्ति को कोई कब्जा लेता है ना, आपको 10 साल लगते हैं उससे छुड़ाने में, 5 साल लगते हैं उसको छुड़ाने में। ये तो पूरे देश की व्यवस्था को कब्जाए हुए बैठे थे, देश की हर नीति को कब्जाए हुए बैठे थे, चाहे विदेश नीति हो, शिक्षा नीति हो। आप एजुकेशन पे भी बात कीजिए, मैं एजुकेशन की भी आपको बताऊंगा इन्होंने शिक्षा नीति में क्या करके रखा था। और मुगलों को महान बताते हैं, दुनिया भर की चीजें इन्होंने इसमें एजुकेशन सेक्टर में डाली हुई थी। अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे और उसी को तो फिर वो गाएंगे। देखिए ऐसा होता है, जब किसी के घर खराब करना हो ना, उसकी सभ्यता, उसके संस्कार खत्म कर दो, वो घर अपने आप खराब हो जाता है। उनके बच्चे उनके बड़ों से अपने आप जो है विरोध पे आ जाते हैं, मुंहवाद होने लगते हैं। तो दूसरे को, मास्टरमाइंड को लड़ने की जरूरत नहीं होती है। वही कंट्री के साथ किया गया है। कंट्री की सभ्यता को, कंट्री के संस्कारों को, कंट्री की जो मूल संस्कृति है सनातन, उसको नाश करने का काम जो है वो सरकारों ने किया है। जो परिवारवादी सरकार रही है उन्होंने किया है इसको। तो हेल्थ इशू के लिए मैं पूरा बोल देता हूं। जो एम्स हैं, गिने चुने एम्स थे, आज आप देखिएगा कितने एम्स जो है मोदी सरकार में बनके तैयार हो गए हैं, कितने प्रस्तावित हैं, कितने अभी निर्माणाधीन हैं। तो एम्स जो है एक कोई छोटी फैसिलिटी नहीं है, वर्ल्ड वाइड फैसिलिटी है। और आप बोल रहे हैं कि मंत्री जी हमारे बाहर जाते हैं, हमारे देश के लीडर्स बाहर जाते हैं इलाज के लिए। आप देखिए, जब तक सुचारू रूप से चीजें नहीं चल जाएंगी, अब कोई व्यवस्था, अगर कोई मशीन हमारे यहाँ नहीं है या कोई टेक्नोलॉजी अभी हम लोग नहीं ले पाए हैं,
तो आप कहिएगा उसकी जरूरत अगर किसी पेशेंट को है तो क्या उसको जाने के लिए रोकेंगे? वहां जाने के लिए उसको तत्काल सुविधा की जरूरत है तो वो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेसिक चीजें भी हमारे यहाँ नहीं है। बेसिक चीजें हमारे यहाँ भरपूर है और आने वाले समय में अब हर सेक्टर में जो है हम मजबूत हैं और इन चीजों को और ठीक किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर जो बच्चे बच्चे में राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, जो जुड़ाव है, जो जुड़ाव दिख रहा है। पहले नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन होता था, पहले हिंदी भाषित और अन्य भाषा भाषित जो है ये बिखराव था, ये टकराव था, जातिवाद था। आज कम से कम उसका ग्राफ गिर रहा है। आप इस पर भी तो ध्यान दीजिए कि आज जो है भारतीयता के आधार पर लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, आज भारतवासी होने पर गौरवान्वित हो रहे हैं। तो ये एक नींव है, ये एक बेसिक जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। एक ऐसी कंट्री तैयार हो रही है, एक ऐसा युवा तैयार हो रहा है, एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जिसके लिए ये सब चीजें मायने ही नहीं रखेंगी। जातिवाद कोई मायने नहीं रखेगा, उसके लिए फालतू की चीजें, फालतू के नैरेटिव कोई मायने नहीं रखते हैं। तो हेल्थ इशू जो है वो बहुत बेहतर है पहले से, आगे और बेहतरीन होगा और उस पर काम जो है भरपूर हो रहा है, टेंडर्स हो रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं। कोविशील्ड की बात आपने की, जब कोई भी चीज बनती है, कोविशील्ड कोई पहले से बनी हुई दवाई नहीं थी, इतने लोगों को जीवन मिला। आप उस आंकड़े को भी देखिए। आज कौन से कंट्री क्या बोलते हैं, क्या नहीं करते हैं, हर कंट्री की भौगोलिक स्थिति अलग है, हर कंट्री की फिजिक, जो वहां के जो बॉडी है, जो वहां के नागरिकों की जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो अलग हैं। आप देखिए भारत जैसे देश में जहां व्यवस्था नहीं थी, इतने सारे लोगों को वैक्सीनेशन कराया गया और वो भी निःशुल्क कराया गया। क्या भारत की आबादी आधी हो गई है आज? क्या भारत, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने ये नैरेटिव सेट किया है, आपको मैं सारी पार्टीज के बड़े लीडर्स के नाम गिना दूंगा जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीनेशन कराया है। क्या वे स्वर्ग सिधार गए? क्या वे आज इस दुनिया में नहीं है? सभी हैं। क्या उन पे लागू नहीं होता? मैं उनके पिक्चर्स, उनके फोटोज, उनकी क्लिप्स दिखा सकता हूं आपको, आप भी देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है किसी झूठी बात को आप चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे या एक झूठ को 100 बार आप बोल देंगे तो वो सच नहीं बन जाएगा। कौवा काला है तो काला ही रहेगा। साबुन से धोने से, शैम्पू से धोने से झाग बन जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब बरसात आएगी, पानी डलेगा ना, वो काला ही निकलेगा। तो ये काला जो इनका झूठ है, इसको फैलाने का ये काम कर रहे हैं और सच को बदलने के लिए ये सोच रहे हैं सच बदल जाएगा। सच बदलने वाला नहीं है। मोदी जी ने किस प्रकार से कोविड में जो है पूरी मानवता के लिए काम किया है। मोदी जी की पूरे टीम ने, एक एक भाजपा के कार्यकर्ता ने, भाजपा की ही छोड़िए आप, इस विचारधारा के साथ जितने लोग जुड़े हैं, जो कहीं किसी पार्टी में नहीं है, कहीं कोई कार्यकर्ता नहीं है, वो उन लोगों ने तन मन धन से इसमें कार्य किया है। तो क्या वे सब लोगों के लिए मतलब उनको खराब नहीं लगेगा अगर आप कोई बोलेगा कि कोविशील्ड से डेथ हो रही है? तो ये बड़ा निंदनीय जो है सोच है लोगों का, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम यहाँ इंटरव्यूज के लिए आ रहे थे तो मुझे पता चला कि ये राजपूत समाज से आते हैं, लेकिन जातिवाद के कट्टर विरोधी हैं। क्या यह सत्य है? देखिए, मैं आपको परिभाषित कर देता हूँ। आज जो एक वर्ण व्यवस्था होती है, आज भी आप कोई कंपनी खोलते हैं, कोई डिपार्टमेंट बनता है, वहाँ एक व्यवस्था बनाई जाती है, मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये भारत की, भारतीय संस्कृति, मूल संस्कृति सनातन है। सनातन की एक व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के आधार पर क्या था कि कार्यशैली का बंटवारा था एक तरह से, कि क्षत्रिय वर्ण है तो वो उसको ये कार्य दिया जाएगा, ब्राह्मण वर्ण है तो उसको ये कार्य दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। एक व्यवस्था थी। और इसको संक्षिप्त में मैं बोलूंगा क्योंकि लंबा विषय हो जाएगा नहीं तो। ये वर्ण व्यवस्था भी कैसे बनी थी मैं आपको बता देता हूं। हमारा ह्यूमन बॉडी है, हमारी शरीर है, ये संपूर्ण सनातन है। अगर मैं इसको एक सनातन की तरह प्रस्तुत करूं, उदाहरण के तौर पर, मेरा जो ब्रेन है वो मेरा ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब बुद्धि, ब्राह्मण मतलब इंटेलिजेंस, ब्राह्मण मतलब तेज। तो जो मेरी बुद्धि का कार्य कर रहा है, जो मेरा विभाग मस्तिष्क है, वो मेरा ब्राह्मण है। क्षत्रिय मतलब है भुजाएं, मेरी ताकत, मेरा बल। तो भुजाओं में ताकत है तो क्षत्रिय है। तो मेरी भुजाएं मेरे शरीर की क्षत्रिय हैं। और जो मेरे पेट को पालने का काम कर रहा है, जो मेरे पेट के लिए कमा के ला रहा है, वो मेरा वैश्य वर्ण है, वो मेरा कार्य करने वाला वर्ण है। इसके अलावा जो इन सब चीजों को साथ लेकर के चल रहा है, जो पूजनीय है,
वो मेरा शूद्र वर्ण है। शूद्र वर्ण पूजनीय मैंने इसलिए बोला है, कभी आपने सुना है कि आपके मस्तिष्क लागू, आपके बाजू लागू, क्या बोलते हैं सब, आपके पांव लागू, आपके पैर लागू। तो जो सब चीज को ढो रहा है वो मेरा पैर है, सबका वजन उठा रहा है वो मेरा पैर है, तो इसलिए वो पूजनीय है। तो शूद्र कोई ऐसा कोई जातिवादी या जाति सूचक शब्द नहीं है, वो मेरे शरीर का ही एक हिस्सा है जो पूजनीय है, जो इन तीनों को पे उपकार कर रहा है। तो इन सबको मिलाकर के सनातन बनता है। अब इसमें लोगों ने आगे चल के जाति व्यवस्था जोड़ दी। तो जाति व्यवस्था जोड़ी नहीं गई है, जाति व्यवस्था तोड़ने के लिए जोड़ी गई थी, वो मुगलों द्वारा जोड़ी गई थी। ये हमें आज समझना पड़ेगा। आप बिहार से हैं, आप देखिएगा, आप पूछिएगा ना इन लोगों से कि नालंदा को क्यों जला गया। नालंदा विश्वविद्यालय, आज इलाज कराने की बात की कि बाहर इलाज कराने जाते हैं, आप उस समय का इतिहास उठा करके देखिएगा, उस समय के लेख देखिएगा कि कितने स्टूडेंट्स, कितने छात्र छात्राएं स्कॉलरशिप लेने, शिक्षा लेने के लिए जो है नालंदा यूनिवर्सिटी आते थे। तो उस समय क्यों आते थे? क्योंकि बिहार के अंदर, नालंदा के अंदर वो विश्वविद्यालय था जहां पे ज्ञान का भंडार था, जहां पूरे विश्व को विश्वास था। तो आज जो है ऐसी दयनीय स्थिति भारत की कैसे आ गई? इस बीच में क्या ऐसा घटित हुआ जिसको महिमा मंडन करके महान बना दिया गया? शिक्षा नीति पे कब्जा कर लिया गया, लोकतंत्र प्रणाली पे कब्जा कर लिया गया, एक परिवार के द्वारा मनगढ़ंत चीजों को छपवाया गया, लिटरेसी बंटवाई गई, जो जितना भी संस्करण है सब बदलवा दिया गया। तो ये सब चीजें आज जो उदय हो रहा है और ये उदय का युग है, ये जो है धर्म का युग है। धर्म मीनिंग मतलब मेरा कोई किसी अन्य धर्म के संबंध नहीं है, जो अच्छा कार्य है वो धर्म का कार्य है। इसको लोग जो है गलत वे में बोलते हैं कि धर्म का मतलब हिंदू धर्म नहीं मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अच्छे और खराब की, मैं बात कर रहा हूँ सच और झूठ की, जो सत्य के साथ है। देखिए महाभारत हुआ, महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया, तो वहां तो लड़ने वाले दोनों तरफ क्षत्रिय थे। अगर वो एक जाति के थे तो फिर वो एक साथ क्यों नहीं थे? क्योंकि वो जाति युद्ध नहीं था, वो धर्म युद्ध था। तो ऐसे धर्म युद्ध होते रहे हैं, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। यही सनातन की परिभाषा है कि सनातन विधर्मी के साथ नहीं खड़ा होता है, सनातन धर्म के साथ खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। मैं भी धर्म के साथ खड़ा हूं और मेरे सभी फॉलोअर्स, मेरे सभी अनुयायी भी धर्म के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसीलिए वो मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं धर्म के साथ खड़ा हूं। एक और आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए पिछले 10 वर्षों में आपके और आपके पार्टी के द्वारा क्या किया गया? देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दूरगामी सोच के नेतृत्व में, किसी भी छोटा परिवार से ही आप उदाहरण ले लीजिए, जिस परिवार की महिला सबसे पहली पाठशाला माँ होती है, बच्चे को सबसे पहला एजुकेशन माँ से मिलता है। अगर माँ ही सक्षम नहीं होगी, माँ को ही अगर शक्तिशाली नहीं बनाया जाएगा, माँ की शक्तियां छीन ली जाएंगी, तो बच्चे की परवरिश पे, बच्चे के लालन पालन पे, पोषण पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भागीदारी में पुरुष और महिला मिलकर के कार्य करें। ये आज जो है, आज के वर्तमान युग की मांग है सबसे बड़ी। हमारी पार्टी ने इसकी पहल की है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग इस पे अपनी मोहर लगाते हैं कि हम ही हैं, हम ही कर रहे हैं। हम कहते हैं आप लोग भी आइए ना। आप लोगों के यहाँ से क्यों महिला कार्यकर्ता, महिला नेत्रियां, आपकी महिला लीडर्स जो हैं वो आरोप लगाती हैं आपके पार्टी के बड़े लीडर्स पे? आपके यहाँ क्यों नहीं ये चीज लागू हो पा रही है? हमारे यहाँ आप बताइए, किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, किसी भी महिला को किसी भी तरीके की हिरासमेंट का कोई आरोप किसी महिला ने लगाया हो, तो अनुशासन जो होता है वो कहने से या चैनल पे बक देने से, बोल देने से नहीं आ जाता है, वो दिखता है। जो मैं वाक्पटुता जो मेरी है, जो मैं शब्द बोल रहा हूं, वो शब्द लागू भी तो होने चाहिए। लागू नहीं हो और मैं उनको बड़ा चढ़ा करके बोल दूं, जैसा बहुत लीडर्स बोलते हैं अपनी ये पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी प्रसिद्ध होने के लिए, उसको मैं उचित नहीं समझता। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसकी पहल की है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर के योजनाएं बनाई हैं, उनकी योजनाओं पर कार्य जो है क्रियान्वित किया है, और आज जो है आप देखेंगे कि महिला लीडर्स की संख्या जो भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी के अंदर है, अन्य किसी पार्टी में आपको नहीं मिलेगी।
उनके यहाँ मिलेगी, एक ही परिवार की महिलाओं की भागीदारी मिलेगी, चाहे वो साइकिल से चलने वाले लोग हों, चाहे वो हाथ पंजा दिखाने वाले लोग हों। तो एक ही परिवार को महिलाओं को जोड़ देना, अगर वो सोचते हैं कि इसको महिला सशक्तिकरण कहते हैं, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में किसी परिवार की कोई मोहर, कोई छाप नहीं लगी है, किसी परिवार ने इसकी स्थापना नहीं की है, कोई परिवार का कब्जा इस पार्टी पर नहीं रहा है। ये पार्टी बोलती है, ये पार्टी का संविधान है कि जो आगे बढ़ेगा, जिसकी जो विचारधारा को लेकर के पार्टी को आगे बढ़ाएगा, कंट्री की विचारधारा को लेकर आगे चलेगा, कमान उसके हाथ में होगी। माननीय मोदी जी जो हैं वो एक मजबूत कमान के साथ में आगे बढ़ा रहे हैं कंट्री को, और पार्टी की विचारधारा को पूरी तरह से जो है पालन हो रहा है। अनुशासन में रह करके प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है, और महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर के जो है, जो इतना स्वतंत्रता भारतीय जनता पार्टी में है वो अन्य किसी पार्टी में नहीं है। इसका उदाहरण आप जब चाहो, जितना चाहो मैं बता सकता हूं, समय कम पड़ जाएगा। चलिए, इनसे मैंने आज बहुत सारे मुद्दों पर बात करने की कोशिश की, इन्होंने सफाई भी दी है। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।